नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटी न्यूज। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत कर लेते हैं इस बुलेटिन की इस वक्त की अहम सुर्खियों के साथ। नारी सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम। संसद की 3 दिवसीय विशेष सत्र में महिला आरक्षण से जुड़ा 131वां संविधान संशोधन विधेयक और परिसीमन से जुड़े अहम विधेयक पर चर्चा जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 बजे लोकसभा में रखेंगे अपने विचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रिया के चांसलर डॉक्टर क्रिस्टियन स्टॉकर की मुलाकात आज। कई अहम मुद्दों पर हो रही है चर्चा। भारत ऑस्ट्रिया साझेदारी को मिलेगी मजबूती। आज से कई राज्यों में जनगणना के पहले चरण की शुरुआत। 15 मई तक चलने वाले इस अभियान के दौरान घर घर जाकर जुटाए जाएंगे आंकड़े। अमेरिका और ईरान के बीच ठप पड़ी शांति वार्ता को फिर से पटरी पर लौटने की उम्मीद। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान, इस हफ्ते फिर शुरू हो सकती है बातचीत। और खेल की खबरों में आईपीएल में आज वानखेड़े में मुंबई इंडियंस का सामना पंजाब किंग्स से। लगातार 3 हार झेलने वाली मुंबई की नजर जीत की पटरी पर वापस लौटने पर। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच डेलीगेशन लेवल टॉक्स चल रही हैं। आइए सीधी तस्वीरें आपको वहां की दिखा देते हैं। तो आपको बता दें कि नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में इस समय भारत और ऑस्ट्रिया के प्रतिनिधिमंडल के बीच में डेलीगेशन लेवल टॉक्स चल रही हैं। और आपको बता दें कि ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिस्टियन स्टॉकर भारत की यात्रा पर हैं और इस वार्ता से दोनों देशों के संबंधों को गहरा करने पर जोर दिया जा रहा है। ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिस्टियन स्टॉकर अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात हो रही है। कई मुद्दों पर यहां चर्चा की जा रही है, जिसमें व्यापार, तकनीक और रणनीतिक सहयोग शामिल है। इस वार्ता को बेहद ही अहम माना जा रहा है। आपको बता दें कि ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिस्टियन स्टॉकर 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर मंगलवार को नई दिल्ली पहुंचे थे और ये उनका भारत का पहला आधिकारिक दौरा है। उम्मीद की जा रही है कि इस यात्रा से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को नई दिशा मिलेगी। और आपको बता दें कि इससे पहले भारत दौरे पर आए ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिस्टियन स्टॉकर ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने नई दिल्ली स्थित राजघाट पहुंचकर बापू की समाधि पर पुष्प अर्पित किए और उन्हें नमन किया।
ये तस्वीरें राजघाट की, जहां आज सुबह ऑस्ट्रिया के चांसलर पहुंचे और वहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की। और आइए अब बात कर लेते हैं संसद के विशेष सत्र की। आपको बता दें कि 3 दिवसीय विशेष कार्यवाही आज से शुरू हो चुकी है। इस सत्र के दौरान सरकार संविधान 131वां संशोधन विधेयक, परिसीमन विधेयक 2026 और संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2026 लेकर आई है। संविधान 131वां संशोधन विधेयक और परिसीमन विधेयक को कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किया। वहीं संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2026 को गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किया। इन विधेयकों के जरिए देश की लोकसभा और राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 आरक्षण देने का प्रावधान है। बिल के मसौदे के मुताबिक लोकसभा की कुल सीटें बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव है। 815 सीटें राज्य में और 35 लोकसभा सीटें केंद्र शासित प्रदेशों की शामिल होंगी। प्रस्तावित बिल में परिसीमन के जरिए राज्यवार लोकसभा सीटें बढ़ाने का जिक्र किया गया है। सीटों की संख्या में बढ़त वर्ष 2011 के जनगणना के आंकड़ों के आधार पर होनी है। वहीं संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2026 के माध्यम से संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1991 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। इस दौरान आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 2026 में शुरू हुई जनगणना में जातियों की भी गिनती होगी। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा है कि वे लोग तो घरों की भी जाति घोषित कर सकते हैं। सरकार ने जाति की जनगणना करने का निर्णय ले चुकी है। जाति के साथ ही ये जनगणना हो रही है। माननीय सदस्य धर्मेंद्र यादव जी कह रहे हैं कि कॉलम नहीं है। उनको मालूम पड़ना चाहिए कि अभी घरों की गिनती हो रही है और घरों की कोई जाति नहीं होती है। समाजवादी पार्टी का चले तो घरों की भी जाति तय कर। धर्म के आधार पर आरक्षण को सरकार ने नकार दिया। गृह मंत्री ने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण गैर संवैधानिक है। गृह मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार किसी भी तरीके से धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देगी। हमारा संविधान किसी भी प्रकार के धर्म के आधार पर आरक्षण की कतई मंजूरी नहीं देगा। और मैं फिर से संकल्प सरकार का बताता हूं कि धर्म के आधार पर मुस्लिमों को किसी भी प्रकार का आरक्षण गैर संवैधानिक है, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता है। विधेयक पर चर्चा की शुरुआत कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने की और उन्होंने सरकार से सवाल किए और पूछा कि बिना जनगणना से पहले परिसीमन बिल क्यों लाया जा रहा है। Your intention is to hijack Indian democracy. You know about the Indian people mindset. You are scared of 2029 election. Yeah. You want an escape route to cover up the 2029. That's why you bring the anti-constitutional bill. Therefore, I think the minister has to withdraw this bill, sir. This is the minister has to withdraw the bill. केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। किरण रिजिजू ने लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण के साथ सामान्य सीटों से भी महिलाओं के चुनाव लड़ने की व्यवस्था को एक मजबूत अवसर के रूप में रेखांकित किया। उन्होंने परिसीमन के मुद्दे को लेकर विपक्ष पर निशाना साधते हुए दावा किया कि दक्षिण भारत में से लेकर गलत संदेश फैलाने की कोशिश की जा रही है। मुख्य मुद्दा यह है महिलाओं को आरक्षण देना। लोकसभा और विधानसभाओं में भारत के महिलाओं को 33% आरक्षण देना और जनरल सीट से भी महिला चुन के आ सकते हैं, लेकिन 33% रिजर्वेशन देने के बाद इतिहास हो जाएगा। भारत पूरे दुनिया में एक मिसाल कायम करेंगे कि महिलाओं के लिए हम कितना बड़ा कदम उठा रहे हैं। इसमें कोई विरोध होने का आवश्यकता नहीं। दूसरी बात ये कि डिलिमिटेशन या बाकी इशू उठा करके
महिला आरक्षण को गिराने का कोशिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि डिलिमिटेशन में भ्रम फैलाए जा रहे हैं। कुछ पार्टियों ने डिलिमिटेशन को लेकर के दक्षिण भारत वहां में एक गलत तरीका का संदेश फैलाने की कोशिश किया, वो ना करें। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि हम महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जिस जल्दबाजी में इसे लाया जा रहा है हम उसके खिलाफ हैं। महिला आरक्षण पक्ष में है, लेकिन जिस तरीके से और डिलिमिटेशन जनगणना ना होकर के 2011 को लेकर के, क्योंकि जनगणना होगी तो जाति जनगणना मांगी जाएगी, जाति जनगणना होगी तो सही आंकड़े आएंगे। अगर हम 1/3 बोल रहे हैं, 33% बोल रहे हैं, तो ये आंकड़े का सवाल है ना। तो आंकड़ा कैसे सही होगा? अगर जब तक आंकड़ा सही नहीं होगा तो हम आरक्षण कैसे सही बताएंगे? संसद के विशेष सत्र के पहले दिन राज्यसभा में नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ ग्रहण किया। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ ली। नितिन नवीन पहली बार राज्यसभा के सदस्य बने हैं। शपथ ग्रहण समारोह राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन की उपस्थिति में हुआ। नितिन नवीन के साथ साथ बिहार के निर्वाचित उपेंद्र कुशवाहा, पूर्व केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर और शिवेश राम ने भी शपथ ली है। इसके अलावा तेराश गोवाला, जोगेन मोहन, प्रमोद बोरो, लक्ष्मी वर्मा, फूलो देवी नेतम, कर्मवीर सिंह बौद्ध, संजय भाटिया, अनुराग शर्मा, विनोद श्रीधर तावड़े, सुजीत कुमार, अभिषेक मनु सिंघवी और वेद नरेंद्र रेड्डी ने भी शपथ ग्रहण किया। ये सभी सदस्य विभिन्न राज्यों से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया, जल्द हाजिर होते हैं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज से कई राज्यों में जनगणना के पहले चरण की शुरुआत हो रही है। गृह मंत्रालय के अनुसार यह अभियान कर्नाटक, गोवा, मिजोरम, सिक्किम, ओडिशा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, साथ ही लक्षद्वीप के साथ राष्ट्रीय राजधानी में एनडीएमसी और दिल्ली छावनी बोर्ड में शुरू हो रहा है। 15 मई तक चलने वाले इस अभियान के दौरान घर घर जाकर आंकड़े जुटाए जाएंगे। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अरुणाचल प्रदेश में आज से स्वः गणना यानी कि सेल्फ एन्यूमरेशन सुविधा शुरू की जा रही है। वहीं बिहार में भी सेल्फ एन्यूमरेशन 17 अप्रैल से 1 मई तक होगी। इसके अलावा बिहार में 2 मई से 31 मई तक घर घर जाकर गणना की जाएगी। आइए अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं पूरी प्रक्रिया। हाउसिंग लिस्टिंग ऑन आवास जनगणना 16 अप्रैल से 15 मई 2026 तक 30 दिनों की अवधि है, जिसमें ये जनगणना का पूरा कार्य किया जा रहा है। घर घर जाकर सर्वे करेंगे जो अधिकारी हैं और औपचारिक तौर से ये सर्वे होने वाला है। सेल्फ एन्यूमरेशन, जिसको स्वगणना कहा जा रहा है, वाले SCID यानी सेल्फ एन्यूमरेशन ID आप तैयार रखें। HLO प्रक्रिया पूरी होने के लिए ID शेयर करना पड़ेगा, इसलिए अपने ID को जरूर शेयर करें। पहली बार डिजिटल टूल से जनगणना हो रही है और पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय वक्तव्य दे रहे, सीधा रुख करते हैं। ऑफ ऑस्ट्रिया, श्री नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ भारत, ऑनरेबल मिनिस्टर्स, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स, ladies and gentlemen, good afternoon. I welcome you all to this ceremony where we shall witness exchange of several MOUs and agreements. The documents being exchanged today reflect the growing multifaceted bilateral cooperation as part of India-Austria partnership. We will begin with the exchange of two documents, namely the agreement on audio-visual co-production between India and Austria and the MOU on food safety between Aegis Austria and Food Safety Standards Authority of India. These two documents will be exchanged by His Excellency Dr. Wolfgang Hartmannsdorfer, Federal Minister of Economy, Energy and Tourism of Austria, and Dr. S. Jaishankar, External Affairs Minister of India.
The next two documents pertain to the joint announcement on setting up a fast-track mechanism for Indian and Austrian companies and the joint letter of intent regarding dual vocational training, skills development and recognition of vocational qualifications. These two documents will be exchanged by His Excellency Wolfgang Hartmannsdorfer, Federal Minister of Economy, Energy and Tourism of Austria, and Shri Piyush Goyal, Minister of Commerce and Industry of India. We next have the letter of intent on cooperation in military matters. This document will be exchanged by His Excellency Dr. Robert Zisch, Ambassador of Austria to India, and Shri C.B. George, Secretary West in the Ministry of External Affairs. Lastly, we have the letter of intent on joint working group on counter-terrorism. This document will be exchanged by His Excellency Dr. Robert Zisch, Ambassador of Austria to India, and Shri Shambhu S. Kumaran, Ambassador of India to Austria. Ladies and gentlemen, this concludes the exchange ceremony. I would like to inform that Prime Minister Modi will be addressing the media in Hindi. Members of the audience may use the audio device provided to listen to the translation in English and German languages. I now request the spokesperson of the Ministry of External Affairs to conduct the rest of the proceedings. Namaskar, good afternoon. Your Excellency Dr. Christian Stocker, Federal Chancellor of the Republic of Austria, Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, Honorable Ministers, members of both delegations, and friends from the media. We will now have the press statements. May I request Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, to give his remarks to the media. Your Excellency, Chancellor Stocker, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार। ग्रूस गॉट। चांसलर स्टॉकर, आपकी पहली भारत यात्रा पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमें बहुत खुशी है कि आपने यूरोप के बाहर अपनी पहली यात्रा के लिए भारत को चुना। यह आपके विजन और भारत ऑस्ट्रिया संबंधों के प्रति आपकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 4 दशकों के बाद ऑस्ट्रिया के चांसलर की भारत यात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्ष 2026 के ऐतिहासिक भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच संबंधों में एक नए सुनहरे अध्याय की शुरुआत हुई है। चांसलर स्टॉकर की विजिट से हम भारत ऑस्ट्रिया संबंधों को भी एक नए कालखंड में ले जा रहे हैं। फ्रेंड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी में भारत और ऑस्ट्रिया भरोसेमंद साझेदार रहे हैं। दिल्ली मेट्रो हो या हिमालय पर 10,000 फीट की ऊंचाई पर बना अटल टनल, ऑस्ट्रिया की टनलिंग एक्सपर्टीज ने अपनी मजबूत छाप छोड़ी है। इतना ही नहीं, रेलवे प्रोजेक्ट से लेकर गुजरात के गिरनार रोपवे तक, क्लीन एनर्जी से लेकर अर्बन डेवलपमेंट तक भारत के कई इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में
ऑस्ट्रियन कंपनियां सक्रिय भागीदार रही हैं। फ्रेंड्स, चांसलर स्टॉकर की यह यात्रा ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में नई ऊर्जा लाएगी। हमें बहुत खुशी है कि वे बड़े विजन और बड़े बिजनेस डेलीगेशन के साथ भारत आए हैं। हम ऑस्ट्रिया की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को जोड़कर पूरे विश्व के लिए रिलायबल टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन सुनिश्चित करेंगे। हम डिफेंस, सेमीकंडक्टर, क्वांटम और बायोटेक्नोलॉजी में भी अपनी पार्टनरशिप को सुदृढ़ करेंगे। साथ ही हम इंजीनियरिंग और टेक्निकल एजुकेशन सहयोग को भी और मजबूत करेंगे। आईआईटी दिल्ली और ऑस्ट्रिया की मोंटान यूनिवर्सिटी के बीच आज साइन किया जा रहा एमओयू इस नॉलेज एक्सचेंज का एक उज्जवल उदाहरण है। फ्रेंड्स, भारत का टैलेंट ऑस्ट्रिया की इनोवेशन और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की क्षमता रखता है। 2023 में हमने ऑस्ट्रिया के साथ एक व्यापक माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट किया। अब इस एग्रीमेंट के अंतर्गत हम नर्सिंग सेक्टर में भी मोबिलिटी को आगे बढ़ाएंगे। हम ज्वाइंट रिसर्च और स्टार्टअप सहयोग को भी और मजबूत करेंगे। यूथ एक्सचेंज को प्रमोट करने के लिए हम आज भारत ऑस्ट्रिया वर्किंग हॉलिडे प्रोग्राम भी लॉन्च कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज पूरा विश्व एक बहुत ही गंभीर और तनावपूर्ण स्थिति में गुजर रहा है और इसका प्रभाव हम सभी पर पड़ रहा है। ऐसे तनावपूर्ण वैश्विक माहौल में भारत और ऑस्ट्रिया हम एकमत है कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से समस्याओं का समाधान नहीं निकल सकता। यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम एक स्टेबल, सस्टेनेबल और लास्टिंग पीस का समर्थन करते हैं। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशन का रिफॉर्म अनिवार्य है और आतंकवाद को जड़ से मिटाना हमारी साझी प्रतिबद्धता है। योर एक्सेलेंसी, 2024 में मेरी ऑस्ट्रिया की यात्रा भी 4 दशकों बाद हुई थी। उस विजिट के बाद आज भारत में आपका स्वागत करना हमारे लिए बहुत गर्व और खुशी की बात है। आइए हम भारत ऑस्ट्रिया साझेदारी को इनोवेशन सेंट्रिक और फ्यूचर रेडी बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। दाके शोन। Thank you, sir. May I now request His Excellency Dr. Christian Stocker, Federal Chancellor of the Republic of Austria, to give his remarks to the media. Sehr geehrter Herr Premierminister, Exzellenzen, meine geschätzten Vertreterinnen und Vertreter der Medien. Mein Besuch ist tatsächlich ein Meilenstein. My visit is in fact a milestone for Austrian-Indian relations. And I am very pleased, and I also think it's a great honor to be the first Federal Chancellor to visit India in more than 40 years. Mr. Prime Minister, you visited Vienna in the summer of 2024, and I think we can truly say that the diplomatic relations that we've had for the last 75 years are much stronger than ever before. We will be trying to build on this positive dynamism. And thank you very much, Mr. Prime Minister, for your invitation and also for your very friendly welcome and your hospitality. But I haven't come to India alone. I am accompanied by 60 high-ranking business leaders
the who's who of the Austrian business world. This delegation is led by our Minister for Economic Affairs and the Vice President of the Austrian Economic Chamber. Our close political ties are also of benefit for our business landscape. India is already one of the most important trading partners outside the EU for Austria. Our bilateral trade has been developing very positively and has increased to about 3 billion euros in the last 10 years. About 160 Austrian companies are active in the Indian market in important frontier technologies such as semiconductor production and in the field of renewable energies, automotive and infrastructure. This shows that our friendship is very broad-based. India has an impressive growth rate of about 7% per year, and it's one of the most dynamic global markets and a key strategic partner for us. Austrian companies will in future benefit more strongly from this dynamism. This afternoon, I will inaugurate the India-Austria Business Summit, and this is a platform that will bring decision makers together and create concrete opportunities for Austrian and Indian companies. The summit will provide new and also strong incentives for greater cooperation and successful joint projects. It is a policy of ours that we will open doors and create reliable conditions. Our companies are the ones who will be innovative and will have the technology and the know-how of the highest quality to be able to take this further. I think, ladies and gentlemen, these are the qualities that Austrian companies have been shown to have at the international level, and this is why they are such reliable partners and sought after. The free trade agreement between the EU and India will help to take this positive development forward. It will reduce trade barriers and create new opportunities for exports, investments and industrial cooperation. I think that this agreement is very important, especially in times of geopolitical challenges, because our common response to the multiple crises must be that we have to build alliances and that we need to seek greater partnership with those who think like us. We need to be able to reduce dependencies, diversify and explore new markets. And this is extremely important. And that is why Austria, in the heart of Europe, is so well placed. Ladies and gentlemen, free trade between equals is something that is essential. This will provide new opportunities. It will provide opportunities, 75% more exports, for instance, in the fields of engineering, electronics, chemicals, and industrial services. Ladies and gentlemen, we are living in an age of geopolitical upheaval and disruption. Power centers are shifting and new alliances are being created and conflicts are becoming more complex. At times like this, stability, trust and reliable partnerships are not just words, but a strategic necessity. And that is why India is such a reliable partner and valued by Austria. The largest democracy of the world share common interests and fundamental values. At a time where geopolitical challenges are getting stronger, such partnerships are even more valuable. Together, we represent an international order in which we can live in freedom and security. We are in favor of a rules-based world order and not a world in which might is right. Mr. Prime Minister and I share the view that peace in all conflicts can only be achieved through negotiation. And the voice of India carries a lot of weight, bilaterally and also in international fora. In a vibrant democracy, parliaments also play an important role.
We have a very important priorities in many areas, and we believe that dynamism, technological cooperation will be important and will be connecting us. As far as our enterprises are concerned, we want that we will have good ideas that can be implemented much more quickly, and that investment takes place, and that decisions are taken more quickly, and that problems are resolved. In terms of food security, we want clear standards. We believe in cooperation and knowledge transfer. Reliable quality strengthens markets. It creates trust. We will be intensifying our cooperation in the fields of security and defense through a strategic dialogue, as far as combating terrorism is concerned. It's clear that security does not end where our borders end, and this is something that can only be tackled at a global level. All this shows that our partnership covers a lot of areas. We have economic dynamism, academic and scientific cooperation, and responsibility as far as security policy is concerned. Ladies and gentlemen, we want that we have a clear vision, and that step by step we go forward into a secure future. Stability also means that we are politically and independent, that in the sense of energy, we are not dependent on any single country. We have discussed this today. We have spoken about pump storage projects. We have spoken about other future fields where we can work together in the future. The opening of the new honorary consulate, the opening of the new consulate in Bengaluru is also a sign of our intention to intensify our relations. We hope to be able to work even closely together in the future. Our relations cover multiple facets. They are very vibrant, and Mr. Prime Minister, we would like to intensify these in the future. And lastly, I would like to thank you once again for the invitation to India, for your hospitality, and I am very pleased that I have undertaken my first visit as a Chancellor to Asia, to India, and I hope that we will continue to cooperate together in future for the benefit of both our countries. Namaste. Thank you, sir. That concludes the press statements. Ladies and gentlemen, thank you for your presence. नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में भारत और ऑस्ट्रिया के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता हुई है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर ने संयुक्त वक्तव्य जारी किया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बड़ी बातों का जिक्र किया और कहा कि कैसे भारत और ऑस्ट्रिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति यहां से मिल रही है। आइए ग्राफिक्स के जरिए बड़ी बातों का जिक्र कर लेते हैं, जहां चांसलर स्टॉकर की पहली भारत यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि 4 दशक के बाद ऑस्ट्रिया चांसलर की यात्रा कई मायनों में ऐतिहासिक है और एक नया अध्याय लिखने के लिए तैयार है। भारत ऑस्ट्रिया संबंध एक नए कालखंड में जा रहे हैं और इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वक्तव्य में जिक्र किया। इसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये यात्रा ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में नए आयाम जोड़ेगी। कहा कि किस तरीके से निवेश के अवसर दोनों देशों के बीच बढ़ेंगे और डिफेंस, सेमीकंडक्टर और क्वांटम तकनीक में भी संबंध मजबूत होते हुए नजर आएंगे आने वाले समय में। और साथ ही साथ जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशंस चल रही है, विश्व में एक अनिश्चितता का दौर चल रहा है, ऐसे में प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरा विश्व गंभीर और तनावपूर्ण स्थिति से गुजर रहा है और ऐसे में दोनों देश यानी कि भारत और ऑस्ट्रिया आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करते हैं। और साथ ही साथ ऑस्ट्रिया के चांसलर ने भी कई बातों का यहाँ जिक्र किया है। और अब लोकसभा की कार्रवाई की तरफ रुख करते हैं।
उसको लागू करने का प्रयास नहीं किया। अगर लागू करने का प्रयास किया तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने करने का प्रयास किया। अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपकी अनुमति से बिल के प्रावधानों के विषय में सदन को थोड़ा अवगत कराना चाहता हूं। जब आजादी के 75 वर्ष के बाद अमृतकाल के युग में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नए संसद भवन में पहले बिल के रूप में 18 से 21 सितंबर 2023 को विशेष सत्र के माध्यम से नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित करवाकर लोकसभा व विधानसभा में महिलाओं के 33% प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करके लोकतंत्र को पुष्पित व पल्लवित करने का अभिनव कार्य किया है। आज उसी श्रृंखला में हम ये अमेंडमेंट बिल लेकर के आए हैं। इसी संसद में 17वीं लोकसभा के दौरान 18 से 21 सितंबर 2023 को आयोजित विशेष सत्र में पारित किए द कॉन्स्टिट्यूशन 106 अमेंडमेंट एक्ट, जिसको हम नारी शक्ति वंदन कहते हैं, और जिसको 28 सितंबर को राष्ट्रपति जी ने अनुमोदित किया। इसके माध्यम से संविधान के आर्टिकल 330 ए, 332 ए, 334 ए को इंसर्ट किया गया था तथा आर्टिकल 239 AA में अमेंडमेंट किया गया था ताकि लोकसभा व राज्य विधानसभाओं तथा एनसीटी दिल्ली की असेंबली में भी लगभग 1/3 सीटें नारी शक्ति के लिए आरक्षित की जा सके। इस संबंध में सदन में चर्चा के दौरान विपक्ष में अन्य दल के नेताओं ने अनुरोध किया था कि इस वुमेन रिजर्वेशन बिल का क्रियान्वयन जल्दी से जल्दी किया जाए। हालांकि जो प्रोविजन 2023 के संविधान संशोधन में किए गए थे उसके अनुसार ये महिला आरक्षण तभी ऑपरेटिव होना प्रस्तावित था जब इस एक्ट के लागू होने के बाद पहली रिलेवेंट सेंसस 2026 की जनगणना के आधार पर डीलिमिटेशन एक्सरसाइज को पूरा किया जाए। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो महिलाओं के लिए आरक्षण तब तक लागू नहीं किया जा सकता था जब तक 2026 के बाद प्रकाशित होने वाली सेंसस फिगर के आधार पर डीलिमिटेशन एक्सरसाइज नहीं की जाती। अगली सेंसस और उसके बाद की डीलिमिटेशन प्रक्रिया में अभी पर्याप्त समय लगेगा, जिससे वुमेन की इफेक्टिव पार्टिसिपेशन में डिले होगा। इसलिए अध्यक्ष जी, आज जो हम ये अमेंडमेंट लेकर के आ रहे हैं उनका मूल उद्देश्य लोकसभा राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें जो आरक्षित करने संबंधी प्रावधानों को लागू करने के उद्देश्य से हैं। इसके लिए संविधान के आर्टिकल 55, आर्टिकल 81, 82, 172, 330, 332 और 33A में संशोधन का प्रस्ताव है जो बिल में साफ साफ उल्लेखित है। द कॉन्स्टिट्यूशन 106 अमेंडमेंट एक्ट 2023 लोकसभा तथा विधानसभा महिलाओं के लिए लगभग 1/3 सीटों का रिजर्वेशन, जिसमें SC/ST भी शामिल हैं, प्रदान किया गया है। ये उल्लेखनीय है कि सरकार का उद्देश्य महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का वर्तमान में उपलब्ध सीटों के अतिरिक्त इन एडिशन टू और ओवर एंड अबव रखना है, न कि वर्तमान अलोकेशन ऑफ सीट को प्रभावित करना। यहाँ ये भी उल्लेखनीय है कि महिला सीटों हेतु किया जा रहा आरक्षण हॉरिजेंटल यानी कुल सीटों में से 33% होने के साथ साथ वर्टिकल भी है, अर्थात SC और ST के लिए रिजर्व सीटों में भी 33% सीटें महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करेगा। पूरे देश में एक समान और न्याय संगत तरीके से महिलाओं के लिए 1/3 सीटों के रिजर्वेशन को प्रभावी बनाने के लिए ये आवश्यक होगा कि लोकसभा में वर्तमान सीटों के अतिरिक्त कुल सीटों की संख्या में समान रूप से 50% की वृद्धि की जाए। लोकसभा की वर्तमान सीटों में 50% की वृद्धि की जाती है तो सदन की नई स्ट्रेंथ 815 सदस्यों की होगी। इसमें से 272 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी, जो कुल 815 सीटों का 1/3 है। तो ये सिंपल सा एक फॉर्मूला है और इसमें सबको कोई नुकसान नहीं हो रहा है, किसी भी पुरुष वर्ग को भी नुकसान नहीं हो रहा है और किसी राज्य को कोई नुकसान नहीं हो रहा। जो ताकत जिस राज्य की है उतनी ही ताकत आने वाले समय में रहेगी। वर्ष 2011 की सेंसस के जनसंख्या के आंकड़ों के संबंध में यही उपलब्ध नवीनतम सेंसस फिगर है और वर्ष 25 में अधिसूचित वर्तमान जनगणना प्रक्रिया के परिणाम किसी भी स्थिति में 2027 के उत्तरार्ध या 28 के प्रारंभ से पहले उपलब्ध नहीं होंगे। 2011 की जनगणना का उपयोग रीएडजस्टमेंट या डिवीजन ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी तथा SC/ST के लिए सीटों के अलोकेशन के लिए किया जाएगा। ये हमने हमारा जो उद्देश्य है बिल का उसमें भी लिखा है। आज इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं देश के पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन, करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत भारत रत्न डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब को भी याद करना चाहूंगा। जब 3 अक्टूबर 2005 को कलकत्ता, मद्रास और मुंबई विश्वविद्यालय के कंबाइंड इनॉग्रल एड्रेस के दौरान जब मुंबई यूनिवर्सिटी के एक छात्रा ने APJ अब्दुल कलाम साहब को पूछा, इंडियन पॉलिटिक्स में
महिलाओं की भागीदारी को लेकर के एक सवाल किया। अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति हो तो वो सवाल मैं पढ़ जाता हूं। एक महिला ने, लड़की ने पूछा, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ वुमन इन इंडियन पॉलिटिक्स व्हेन ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज आर अपोजिंग द वुमेन्स बिल? ये सवाल पूछा। एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने क्या जवाब दिया? डेफिनेटली द रिजर्वेशन ऑफ 33% short will come. It is only a matter of time. Success generally does not come without encountering problem. This is what women have to do collectively for getting the bill passed. ये समय आज आ गया है। एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने उस समय कहा समय आएगा, आ गया, और ये समय आ गया। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सदन इसको पास कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में वो ये भी कहते हैं, सर, इफ वुमेन गेट इनटू द असेंबली दे वुड ब्रिंग सम ऑर्डर। वी कैन आल्सो होप टू सी डेवलपमेंट पॉलिटिक्स इंस्टेड ऑफ पॉलिटिकल पॉलिटिक्स इफ मोर वुमेन इंटर द सी। ये एपीजे अब्दुल कलाम साहब का भी सपना था, जो आज नरेंद्र मोदी जी पूरा कर रहे हैं। विधायिका में नारी शक्ति का बढ़ता प्रतिनिधित्व है। हमें डेवलपमेंट में और निर्णय प्रक्रिया में भागीदार महिलाओं को बनाएंगे तो हमें इसका देश को लाभ होगा। आज मैं बड़ी विनम्रता के साथ ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कलाम साहब के इस विजन को ही चरितार्थ करने का ऐतिहासिक कार्य संपन्न किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का भी स्मरण करना चाहूंगा, जिन्होंने लगभग 100 वर्ष पूर्व अहमदाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष रहते हुए महिला आरक्षण की बात कही थी। सरदार पटेल साहब को भी मैं नमन करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, महिलाओं को लोकसभा तथा राज्य विधानसभा में आरक्षण देने संबंधी विषय बहुत लंबे समय से पेंडिंग था। 1975 में भारत में महिलाओं की स्थिति पर बनी एक समिति ने महिलाओं के घटते राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर कमेंट किया था। 1988-2000 के नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान में भी सभी चुने हुए निकाय में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण की सिफारिश की थी। 13वां संशोधन भी आया, लेकिन लोकसभा और विधानसभा में ये महिलाओं का रिजर्वेशन का काम आगे नहीं बढ़ा। अध्यक्ष महोदय, यहां तक महिला आरक्षण का बिल का सवाल है। सर्वप्रथम ये बिल 12 सितंबर 1996 को श्री एच.डी. देवेगौड़ा साहब की सरकार के समय संविधान का 81वां संविधान संशोधन लोकसभा में पेश किया गया। बहस के बाद इसे गीता मुखर्जी की अध्यक्षता वाली संयुक्त संसदीय समिति को सौंप दिया गया। गीता मुखर्जी कमेटी ने 9 दिसंबर 1996 को अपनी रिपोर्ट सौंपी, परंतु 1996 में 11वीं लोकसभा के खत्म होने के साथ ही ये बिल खत्म हो गया। इस दिशा में अगला प्रयास आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में 14 दिसंबर 1998 को संविधान के 84वें संविधान संशोधन विधेयक 1998 में पेश किया गया, परंतु 12वीं लोकसभा के खत्म होते ही ये प्रयास भी समाप्त हो गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी की अगली सरकार 13वीं लोकसभा में 23 दिसंबर 1999 को संविधान का 85वां संशोधन विधेयक 99 में पेश किया गया, परंतु राजनीतिक पार्टियों के बीच सहमति न बनने के कारण आगे नहीं बढ़ सका। इसी श्रृंखला में अगला महत्वपूर्ण प्रयास डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार द्वारा संविधान में 108वां संशोधन विधेयक 2008 6 मई 2008 को राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया। 2 साल बाद 9 मार्च 2010 को राज्यसभा में तीखी बहस और भारी हंगामे के बीच ये बिल पास हो गया, किंतु लोकसभा में ये बिल पास नहीं हो सका। अध्यक्ष महोदय, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो महिला अधिकारों और महिला कल्याण के प्रति सदैव संवेदनशील है, उनके मार्गदर्शन में लगभग सर्वसम्मति बनाते हुए नई संसद के पहले बिल के रूप में 19 सितंबर 2023 को नारी शक्ति वंदन अधिनियम संविधान का 128वां संशोधन विधेयक 2023 लोकसभा में प्रस्तुत किया, जो लोकसभा में भारी बहुमत से पास हुआ, जिसके पक्ष में 454 वोट पड़े, मात्र 2 वोट विपक्ष में पड़े, जिसे बाद में संविधान का 106वां संशोधन कहा गया। 2023 के तौर पर यह लागू हुआ, ये 2023 के लागू किया गया। अगले ही दिन 20 सितंबर 2023 को राज्यसभा में 2014 वोटों के साथ बिना किसी विरोध के ये बिल पास हो किया गया। 28 दिसंबर को भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इसे मंजूरी प्रदान की गई। अध्यक्ष महोदय, 4 दशकों के लंबे अंतराल के बाद
माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में महिलाओं के लिए लोकसभा राज्य विधानसभाओं में 1/3 सीटों के आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित हो पाई, आज हम इस संविधान 131वें संविधान संशोधन विधेयक 2026 के माध्यम से इसे इस महान सदन के समक्ष साकार रूप देने जा रहे हैं। इस पूरे विश्व में, इससे पूरे विश्व में भारत और भारतीयता का शाश्वत संदेश का प्रचार करने वाले, या स्वामी विवेकानंद जी का कोट भी मैं आपको कहना चाहता हूं। स्वामी विवेकानंद जी ने एक मातृ शक्ति के उत्थान का संदेश देते हुए कहा, देयर इज ए नो चांस, सर ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं कोट करना चाहता हूं, देयर इज ए नो चांस फॉर द वेलफेयर ऑफ ए वर्ल्ड अनलेस द कंडीशन ऑफ वुमेन इज इंप्रूव्ड। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ए बर्ड टू फ्लाई ओनली वन विंग। तो हम 2 पंखों से उड़ना चाहते हैं साहब, ये नरेंद्र मोदी जी का सपना है। मुझे विश्वास है कि ऐतिहासिक संविधान संशोधन के लागू होने से भारत, जिसे कभी वैभव भारत के नाम से भारत को जाना जाता था, हमारे विधायिका में भागीदारिता बढ़ेगी और भारत विकसित भारत बनेगा। तमिल भाषा के महाकवि सुब्रमण्यम भारती ने भी स्वतंत्र, शिक्षित, आत्मनिर्भर और शक्तिशाली नारी की कल्पना करते हुए अपनी कविताओं के माध्यम से बताया कि महिलाएं केवल घर तक सीमित नहीं है, वे निर्णय लेने, कानून बनाने, वे शासन करने में सक्षम है, वे निडर, जागरूक और प्रगतिशील है, जो समाज को आगे बढ़ाती है। अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े ही विनम्र भाव के साथ और गर्व के साथ ये कहना चाहूंगा कि वैदिक काल से हमारी आधुनिक काल तक जब जब मातृशक्ति को नेतृत्व करने का अवसर मिला है, तब तब उन्होंने अपनी प्रतिभा, योग्यता और क्षमता से अपना आप को सिद्ध किया है। वैदिक काल में यदि हम देखें तो गार्गी, मैत्रेय, घोषा, अपाला, लोकपुत्रा जैसी अनेक विदुषी महिलाओं का जिक्र मिलता है। कालांतर में हमें ऐसी अनेक महिलाओं का भी जिक्र मिलता है जिन्होंने शासक के रूप में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। रानी नागनिका, कश्मीर की रानी दिद्या और रानी रुद्रमा देवी, रानी दुर्गावती और रानी लक्ष्मीबाई और रानी अहिल्याबाई होलकर जैसी अनेक ऐसी रानियों का उल्लेख मिलता है। सामाजिक सुधार की दृष्टि से देखें तो सावित्रीबाई फुले, रमाबाई जैसी महिलाओं का उल्लेख मिलता है, जिन्होंने महिला शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। औपनिवेशिक काल में आजादी के संघर्ष में भी महिला नेतृत्व ने बढ़ चढ़कर भूमिका निभाई। हम सरोजिनी नायडू की बात कर सकते हैं, कस्तूरबा गांधी, अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, भीखाजी कामा, मातंगनी हाजरा, रानी गैडिनल्यू जैसी अनेक महिलाओं का नाम गर्व के साथ ले सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, संविधान सभा में भी 15 विद्वान महिलाओं का योगदान संविधान निर्माण में रहा था। मैं उनको भी आज सदन के माध्यम से सत नमन करना चाहता हूँ। उन सभी महिलाओं का नाम लेना चाहूंगा। अम्मू स्वामीनाथन, दक्षिणायनी वेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला रॉय, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, राजकुमारी अमृत कौर, रेणुका रे, सरोजनी नायडू, सुचिता कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित। अध्यक्ष जी, ये अमृत काल की बेला है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। 2047 में जब भारत की आजादी के 100 वर्ष पूरे होने पर विकसित भारत का उत्सव मनाया जाएगा, तब उसमें महिलाओं की भूमिका अग्रणी रहने वाली है। इसलिए मैं आज इस सदन के समक्ष सभी माननीय सदस्यों से ये निवेदन करता हूं कि इस बिल को सर्वसम्मति से पास कर हमारी मातृशक्ति को उनका अधिकार दिलाने के लिए अपना योगदान दें। अध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो पहला शब्द वी द पीपल ऑफ इंडिया, अर्थात हम भारत के लोग को कोट करते हुए उनको कहना चाहता हूं, सबको, आपको, हम भारत के लोग, क्योंकि भारत के लोगों ने हमें यहां चुन करके भेजा है। हम भारत के लोग, बन रहा है ऐसा सुखद संयोग, बनेगा विकसित राष्ट्र, बढ़ेगा सब में परस्पर सहयोग, हर आंगन से संसद तक होगी नारी की भागीदारी, हर निर्णय में उसकी भी होगी पूरी जिम्मेदारी, ऐसा होगा सुफल सहयोग, हम भारत के लोग, ऐसा बन रहा सुखद सहयोग। आइए हम सब मिलकर दलों से ऊपर उठकर मातृशक्ति को सम्मान देने वाली नारी शक्ति को उसका अधिकार देने वाले इन बिलों का सर्वसम्मति से समर्थन करें और नारी शक्ति को समृद्ध बनाएं। लास्ट में अध्यक्ष जी, अंत में मैं अपनी कुछ पंक्तियां, मेरी भी कुछ पंक्तियां रहती है, मेरी अपनी कुछ पंक्तियों के माध्यम से नारी शक्ति के प्रति, मैं लेखक भी हूं सर,
मैंने किताब तो मेरी पत्नी पे ही लिखी है ना, एक सफर हम सफर के साथ। लेखक मैं हूं, सब्जेक्ट मेरी पत्नी है। तो मैं कवि भी हूं, तो नारी शक्ति के प्रति अपनी भावना व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। लेकिन भावना क्या है, ये बहुत शानदार है सर। हमारी आन है नारी और हमारी शान है नारी। विकसित हो रहे भारत की ये पहचान है नारी। अमृतकाल का उत्सव है, शक्ति समान का उत्सव है, पूरा विश्व देखेगा। आज नारी उत्थान का उत्सव निर्णय की प्रक्रिया में बनेगी अब ये सहभागी। बहुत लंबी तपस्या से अब ये आशा जागी। इन्हें आकाश छूने दो, इन्हें आकाश छूने दो, ना इनकी राहों को रोको। बुलाओ इनको संसद में, महक उठे फुलवारी। आज हमारी आन है नारी, हमारी शान है नारी। विकसित हो रहे भारत की पहचान है नारी। अध्यक्ष जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप टोकोगे तो एक कविता और सुननी पड़ेगी। आपको एक दो कविता। तो संसद के विशेष सत्र के तहत लोकसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण आप देख रहे थे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि आज का दिन स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि महिला शक्ति को एक राजनीतिक सक्रियता के तौर पर उन्हें प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से ये जो विधेयक लाने का प्रयास किया जा रहा है, इसको सर्वसम्मति से पारित कराने की अपील केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने की। उन्होंने कहा कि घर आंगन से संसद तक होगी भारत की नारी की भागीदारी और हम इस ऐतिहासिक विधेयक का समर्थन करें। और यह जरूरी है क्योंकि भारत की आधी आबादी को राजनीतिक शक्ति के रूप में, राजनीतिक सक्रियता के रूप में उन्हें आगे बढ़ाने में हम सभी का प्रयास होगा। और यह भी उन्होंने कहा कि हम ये अब्दुल कलाम साहब के सपने को साकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और 2047 में जब विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करके उसका उत्सव जब हम मना रहे होंगे, तब भारत की नारी शक्ति को भी उनका उचित सम्मान यहां पर दिया जाएगा। इसी के साथ यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। दक्षिण कोलकाता की हाई प्रोफाइल रासबिहारी सीट जो लंबे समय तक टीएमसी का अभेद्य किला रही है, अब सियासी समीकरणों के चलते एक नई दिशा में मुड़ती हुई दिख रही है। इस सीट की अहमियत अब सिर्फ एक विधानसभा चुनाव तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि ये टीएमसी के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गई है। खासकर कालीघाट मंदिर जैसे शक्तिपीठ के गढ़ में बदलाव की आहट के बीच अब सवाल यह है कि इस बार मध्यम वर्गीय और शिक्षित बंगाली मतदाता का रुझान किसकी ओर रहेगा। दक्षिण कोलकाता की हाई प्रोफाइल शहरी सीट रासबिहारी, बरसों से इसे टीएमसी का अभेद्य किला माना जाता रहा है, लेकिन आज यहां की गलियों में बन रहे नए सियासी समीकरणों ने मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। सवाल बड़ा यह है, क्या इस बार यहां के परंपरागत मध्यम वर्गीय और शिक्षित बंगाली वोटर के मन में क्या है। जो अच्छा काम करेगा, जो पार्टी वेस्ट बंगाल के लिए अच्छे है उसको रहना है। जो अच्छा काम करेगा सबके लिए, महिला की सुरक्षा के लिए, बेकार जो काम होगा ये। सियासत के इस बिसात पर बीजेपी की बढ़ती ताकत की गवाही ये आंकड़े भी दे रहे हैं। साल 2016 में बीजेपी का वोट शेयर था महज 16.97%, जो साल 2021 में बढ़कर 35.59% हो गया। 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा का वोट शेयर बढ़कर 42.39 तक पहुंच गया। अब यह सीट टीएमसी के लिए सिर्फ एक विधानसभा नहीं, बल्कि प्रतिष्ठा का सबसे बड़ा सवाल है। वजह है कालीघाट मंदिर, साक्षात शक्तिपीठ और टीएमसी का सबसे मजबूत गढ़। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि अब इसी कालीघाट के आंगन में भी बदलाव की आहट सुनाई देने लगी है।
महिलाओं का सुरक्षा तो बॉन्डिंग इशू है अभी, तो इसके लिए सभी को अवेयर होना ज़रूरी है। जैसे कि खुद महिला को ही सबसे पहले अवेयर होना ज़रूरी है। मुकाबला बेहद कांटे का है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एसआईआर के आंकड़ों ने इस टक्कर को और दिलचस्प बना दिया है। रासबिहारी विधानसभा सीट पर कुल वोटर हैं 2,02,519, जिसमें से 48,570 वोटरों के नाम कट गए हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में यहां टीएमसी के देवाशीष कुमार और बीजेपी के स्वपन दास गुप्त के बीच का अंतर महज 1,691 वोटों का था। ऐसे में नजरें इस बात पर है कि एसआईआर के तहत बड़ी संख्या में वोटर सूची से नाम हटने के बाद इस सीट का समीकरण क्या मोड़ लेगा। जनता का अपील था जो वो लोग फिल्टर वाटर मांग रहा था, ड्रिंकिंग वाटर, फिल्टर ड्रिंकिंग वाटर, उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। पूरा मोहल्ला में वो आपको ड्रिंकिंग वाटर जो प्यूरिफाइड ड्रिंकिंग वाटर मिल जाएगा। यह एक शानदार निर्वाचन क्षेत्र है, हमें यहाँ बहुत समर्थन मिल रहा है और मुझे लगता है कि हम यह निर्वाचन क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। बहरहाल रासबिहारी विधानसभा सीट पर फिलहाल सस्पेंस का सन्नाटा है, लेकिन नतीजों का शोर पूरे बंगाल में सुनाई दे रहा है। एक बात पर सब सहमत है कि रासबिहारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में परिवर्तन का अंडरकरेंट वो भी महसूस कर रहे हैं। कैमरा पर्सन शुभजीत पाल चौधरी के साथ सौरभ दत्ता का रिपोर्ट, डीडी न्यूज, कलकत्ता। और इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।